हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से नियम कानून के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि 2020 और 21 को छोड़कर 2016 से 23 तक के पेपर को एग्जामिन करके बनाए गए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न आर्टिकल 12 पर देखा गया है, जो कि हर साल 20 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें किसी भी इंस्टीट्यूट या कंपनी को आधार मानकर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये कंपनी आर्टिकल 12 में दिया गया टर्म अदर अथॉरिटी में आती है। तो आइए समझते हैं ऐसे प्रश्न का जवाब कैसे दे। तो इसके लिए चलिए हम पहले आर्टिकल 12 को समझ लेते हैं और इसके बाद केसेस का ओवरव्यू ले लेंगे, जिससे कि हम एग्जाम में आंसर राइटिंग कर पाए। आर्टिकल 12 में स्टेट की दी गई डेफिनेशन में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और हर स्टेट की लेजिस्लेचर, इसके साथ ही सभी लोकल और अदर अथॉरिटीज या ऐसी अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हो, वो सभी स्टेट की डेफिनेशन में शामिल है। अब हमने देख लिया आर्टिकल 12। चलिए अब रिवीजन के लिए हम केसेस का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण मामला 1967 का है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, जहां कोर्ट ने बताया कि अदर अथॉरिटी में वो सभी अथॉरिटीज शामिल है जिनको लॉ द्वारा पावर कन्फर्ड की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण मामला सुखदेव सिंह है, जो कि 1975 में डिसाइड किया गया था। तीसरा महत्वपूर्ण मामला एयरपोर्ट अथॉरिटी है और चौथा महत्वपूर्ण मामला रमन्ना केस है। इन तीनों मामलों में कुछ क्राइटेरिया बताए गए जो कि किसी भी कॉर्पोरेशन में होना जरूरी है आर्टिकल 12 में दिए गए टर्म अदर अथॉरिटी में आने के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया, कॉर्पोरेशन अपने प्रॉफिट का हिस्सा गवर्नमेंट को शेयर करती हो। दूसरा, कॉर्पोरेशन के पॉलिसीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। तीसरा क्राइटेरिया, कॉर्पोरेशन का वर्क पब्लिक इंपोर्टेंस का हो। चौथे क्राइटेरिया में बताया गया है कि अगर कॉर्पोरेशन की मोनोपोली हो तो वो स्टेट की वजह से हो, स्टेट द्वारा प्रोटेक्टेड हो। पांचवें क्राइटेरिया में बताया गया है कि कॉर्पोरेशन का पूरा खर्च गवर्नमेंट उठाती हो। तो ये सभी क्राइटेरिया हैं जिनको फॉलो करने पर एक इंस्टीट्यूट, एजेंसी या कॉर्पोरेशन स्टेट की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। ये केसेस केस मटेरियल में रिफर्ड केसेस हैं, जिनको आधार मानते हुए आर्टिकल 12 से रिलेटेड केस मटेरियल में दिए गए केसेस को डिसाइड किया गया था। तो आइए अब हम केस मटेरियल में दिए गए केसेस को देखते हैं। पहला 1981 का केस सोमप्रकाश रेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जहां कोर्ट ने बताया कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे स्टेट्यूटरी कंपनी स्टेट की डेफिनेशन में आती है, क्योंकि बीपीसीएल की पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन पर सरकार का नियंत्रण है और गवर्नमेंट द्वारा फंड भी दिया जा रहा है और इस कंपनी का काम भी पब्लिक इंपोर्टेंस का है। दूसरा केस 2002 का प्रदीप कुमार बिश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी है, जिसमें कोर्ट ने बताया कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च स्टेट की डेफिनेशन में आती है, क्योंकि सीएसआईआर का फॉर्मेशन अदर रिसर्च बॉडीज को कंट्रोल रखने के लिए और साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए हुआ था, जो कि एक पब्लिक फंक्शन है। इसी के साथ इसका बजट भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर प्रिपेयर होता है और इसके डायरेक्टर भी गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तीसरा केस 2003 का है, जी बस्सी रेड्डी वर्सेस इंडियन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां कोर्ट ने बताया कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, वो स्टेट नहीं है, क्योंकि स्टेट के डेफिनेशन में आने के लिए क्राइटेरियाज जो फॉलो करने होते हैं उन क्राइटेरियाज में इंटरनेशनल क्रॉप इंस्टीट्यूट नहीं आता है। फोर्थ केस 2005 का जी टेलीफिल्म लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें कोर्ट ने बताया कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है, क्योंकि ना तो बीसीसीआई स्टेट्यूट द्वारा क्रिएट किया गया है, ना ही फाइनेंशियली गवर्नमेंट द्वारा एडेड है और ना ही बीसीसीआई का प्रॉफिट गवर्नमेंट को शेयर होता है। इसलिए बीसीसीआई के अगेंस्ट रिट भी मेंटेनेबल नहीं होगी। लेकिन 2015 का बीसीसीआई वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार केस में बताया गया कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी आर्टिकल 226 के अंडर रिट मेंटेनेबल होगी, क्योंकि बीसीसीआई का काम पब्लिक फंक्शन है। फिफ्थ केस 2009 का स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राधेश्याम राय है, जहां कोर्ट ने बताया कि यूपी गन्ना किसान संस्थान स्टेट की डेफिनेशन में आती है, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर भी कवर्ड है और इसके साथ ही आर्टिकल 12 के लिए फॉलो किए जाने वाले क्राइटेरियाज में भी वो कवर होती है। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में केसेस ज्यादा थे, लेकिन आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उतना कर लेना। और चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, इस उम्मीद के साथ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाने का और ऐसे सेशंस को लाने का। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न रिजर्वेशन से रिलेटेड आता है, जिसमें दो क्वेश्चन रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट और रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी पर हर साल क्वेश्चन देखा गया है।
ये आर्टिकल 16 पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 1, क्लोज 4 और 4A। आर्टिकल 16 क्लोज 1 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में। आर्टिकल 16 क्लोज 4 स्टेट को एम्पावर करता है बैकवर्ड क्लासेस को अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन देने के लिए अगर उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 16 क्लोज 4A जो कि 77th अमेंडमेंट 1995 में ऐड किया गया था, ये स्टेट को एम्पावर करता है प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए और इसी प्रोविजन में 85th अमेंडमेंट 2001 के माध्यम से कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का शब्द जोड़ा गया था। आर्टिकल्स को देखने के बाद चलिए अब हम इम्पोर्टेंट केसेस को देखते हैं। सबसे पहला केस है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963। इसमें बताया गया कि कोई भी क्लास बैकवर्ड है या नहीं, इसको जानने का सोल बेसिस कास्ट नहीं है। दूसरा केस टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 है, जिसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स उस ईयर में फिल नहीं होती तो जो सीट्स फिल नहीं हुई है उन्हें अगले ईयर में ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको ओवररूल कर दिया गया था इंदिरा साहनी केस में। तीसरा केस इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 है, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट देवदासन केस को ओवररूल करते हुए बताती है कि रिजर्व्ड कैटेगरी की अनफिल्ड वैकेंसीज कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, लेकिन रिजर्वेशन इन ऑल क्लासेस 50% से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट एक्सेप्शनल सिचुएशन। इसके साथ ही कोर्ट ने क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को भी इवॉल्व किया, जिसके माध्यम से इनकम के आधार पर जो व्यक्ति कंपैरेटिवली अदर मेंबर्स से आगे है उन्हें रिजर्वेशन कैटेगरी से बाहर किया जा सके, क्योंकि इनकम अच्छी होने से व्यक्ति का सोसाइटी में स्टेटस बनता है और इससे व्यक्ति एजुकेशनली फॉरवर्ड भी बनता है। आगे कोर्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आर्टिकल 16 क्लोज 4 के अंडर रिजर्वेशन देने से रिजेक्ट कर देती है, इस आधार पर कि 16 क्लोज 4 इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस की बात नहीं करता। और आखिर में कोर्ट प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से भी मना कर देती है, इस आधार पर कि 16 क्लोज 4 अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन देने की बात करता है, ना कि प्रमोशन में। इसी आखिरी पॉइंट से संबंधित है अगला केस एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, जिसमें गवर्नमेंट इंदिरा साहनी के रूलिंग के अगेंस्ट जाते हुए 77th, 81st, 82nd और 85th अमेंडमेंट लेके आती है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाता है। कोर्ट ने यहाँ इन सभी अमेंडमेंट्स को वैलिड बताया। इनकी वैलिडिटी के पीछे सर्टेन रीजंस भी कोर्ट ने बताए। पहला रीजन कोर्ट ने बताया, इन सभी अमेंडमेंट्स के आधार पर प्रमोशन में रिजर्वेशन मैंडेटरी नहीं है, ये स्टेट के डिस्क्रिशन पे आधारित है। दूसरा रीजन कोर्ट ने बताया कि इनमें रिजर्वेशन देने के लिए पहले बैकवर्डनेस और इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखना होगा, जो कि एक कंट्रोलिंग फैक्टर है। इसके साथ ही आखिर में कोर्ट रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए क्वांटिफिएबल डेटा को कलेक्ट करने के लिए कहती है। अगला केस जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 है। इसमें 5 जज बेंच ने नागराज केस को रिव्यू किया और कोर्ट के सामने ये इशू था कि क्या नागराज केस को रिकंसिडरेशन के लिए 5 जज बेंच से 7 जज बेंच को रिफर करना चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ कहा कि नागराज केस को लार्जेस्ट बेंच के सामने प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंदिरा साहनी के बाद में जो अमेंडमेंट्स आए थे वो वैलिड थे, लेकिन नागराज केस में जो पॉइंट बताया गया था कि क्वांटिफिएबल डेटा को कलेक्ट किया जाए बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो गलत था। इस आधार पर कि इंदिरा साहनी केस में कोर्ट ने SC/ST को बैकवर्ड कंसिडर किया है, इसलिए उनके बैकवर्डनेस को देखने के लिए किसी भी डेटा को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस के आधार पर जो रिजर्वेशन मिलता है उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देख लिया, लेकिन अब हमें देखना होगा कि जो एडेड केस है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022, उसमें क्या था। ये केस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड है, यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पर आधारित है। अगर इससे कोई प्रश्न आ जाए तो हम इसका जवाब कैसे देंगे। तो ये केस आर्टिकल 15 क्लोज 6 और 16 क्लोज 6 से रिलेटेड है, तो हमें समझना होगा कि 15 क्लोज 6 और 16 क्लोज 6 क्या बात करता है। आर्टिकल 15 क्लोज 6 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है मैक्सिमम 10%, और आर्टिकल 16 क्लोज 6 में अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, यहाँ पर भी मैक्सिमम 10% ही दिया जाता है। ये दोनों प्रोविजन 103rd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे। इन प्रोविजन को इस केस में वैलिड बताया सुप्रीम कोर्ट ने, इस आधार पर कि EWS रिजर्वेशन से इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सभी सेक्शंस को सोशल जस्टिस मिलेगा।
तो इसी के साथ हमने रिजर्वेशन बेस्ड में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी अगर क्वेश्चन आए तो वो भी हमने कवर कर लिया। यानी कि दूसरा प्रश्न रिजर्वेशन से रिलेटेड हमारा कवर होता है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में आप ये भी ध्यान रखना कि इंदिरा साहनी में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को रिजेक्ट किया गया था और यहाँ पर वैलिडिटी बताई गई थी। यानी कि जनहित अभियान में बताया गया कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो सही है, यानी कि इंदिरा साहनी की जो जजमेंट है उसको यहाँ पर ओवररूल किया गया। इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको क्लैरिटी हुई होगी। चलिए अब देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आर्टिकल 19 पर देखा गया है। इसमें भी 19 क्लोज 1 के सब क्लोज ए यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर क्वेश्चन देखा गया है, जिसमें भी मीडिया की फ्रीडम या इंटरनेट की फ्रीडम इत्यादि क्वेश्चन देखे गए हैं। सामान्य प्रश्न भी इस पे आ सकता है कि आर्टिकल 19 को डिफाइन कीजिए रेस्ट्रिक्शंस के साथ। तो चलिए आर्टिकल 19 को समझते हैं। आर्टिकल 19 6 फंडामेंटल फ्रीडम की बात करता है, जिसमें सबसे पहली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसके रेस्ट्रिक्शंस 19 क्लोज 2 में बताए गए हैं, जिन आधारों पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सबसे पहला ग्राउंड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, दूसरा ग्राउंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, तीसरा ग्राउंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, फोर्थ ग्राउंड पब्लिक ऑर्डर, फिफ्थ ग्राउंड डिसेंसी, सिक्स्थ ग्राउंड मोरालिटी, सेवंथ ग्राउंड इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एट्थ ग्राउंड डिफेमेशन और लास्ट ग्राउंड है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इन आधारों पर आर्टिकल 19 क्लोज 2 के अंडर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। आइए अब देखें इंपॉर्टेंट केसेस। सबसे पहला केस एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस है जो कि 1958 में डिसाइड किया गया था। इसमें कोर्ट ने बताया कि प्रेस की फ्रीडम 19 क्लोज 1 के सब क्लोज ए का एसेंशियल पार्ट है। दूसरा केस बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1972 है। इसमें न्यूज़पेपर पॉलिसी को चैलेंज किया गया था, जिस पॉलिसी के थ्रू न्यूज़पेपर के पेजेस को लिमिट कर दिया गया था। इसके साथ ही कॉमन ओनरशिप यूनिट को न्यूज़पेपर रिलीज करने से भी रोक दिया था। यहाँ कोर्ट ने पिटिशनर के फेवर में जजमेंट सुनाते हुए डिसाइड किया कि ये पॉलिसी वायलेट करती है आर्टिकल 19 को। तीसरा केस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आईबी वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल 1995 है, जिसमें दूरदर्शन ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल को क्रिकेट का इंडिया में टेलीकास्ट करने और फॉरेन टीवी में सिग्नल प्रोवाइड करने से मना कर दिया। यहाँ कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग या दूरदर्शन को गलत पाया और ये डिसाइड किया कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई भी मोनोपोली क्रिएट नहीं की जा सकती और आर्टिकल 19(1)(a) में राइट टू इन्फॉर्म्ड और इंटरटेन शामिल है। चौथा इंपॉर्टेंट केस अनुराधा बशीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 है, जिसमें कोर्ट ने इंटरनेट के यूज करने के राइट को 19(1)(a) और 19(1)(g) में के अंदर रिकॉग्नाइज किया और प्रोटेक्टेड पाया। इसी के साथ हमने ये देख लिया कि इतने सालों से जो आर्टिकल 19 पर क्वेश्चन आता है उसका आंसर कैसे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002 समझना होगा, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि कैंडिडेट यानी कि जो भी इलेक्शन में कैंडिडेट है उनके बारे में जानने का अधिकार हर वोटर को है, जैसे कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी वेल्थ क्या है, उन पर कितने क्रिमिनल चार्जेस है इत्यादि। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में सेक्शन 33B ऐड कर दिया, जिसमें ये बताया गया कि किसी भी कैंडिडेट की वेल्थ के बारे में आप जान सकते हो, लेकिन अदर जो चीजें हैं, अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको रिवील नहीं की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 के केस में इस पॉइंट को यानी कि जो सेक्शन 33B ऐड हुई है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, ये कहते हुए कि ये लोगों के जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है। इसके साथ ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन का भी ये वायलेशन है। अब हम देखते हैं एक न्यूली एडेड केस जो कि इलेक्शन से रिलेटेड ही है, इलेक्टोरल स्कीम केस, जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 है, जिसमें कोर्ट ने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और फाइनेंशियल एक्ट 2017 जिसने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को अमेंड किया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को कितना फंड मिल रहा है इनकी इंफॉर्मेशन नहीं देना 19(1)(a) को वायोलेट करती है। तो इसी के साथ हमने आर्टिकल 19 अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको क्लियरिटी हुई होगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल 25 और 26 पर देखा गया है, जिनमें या फिर तो आर्टिकल 25 और 26 को एलाबोरेट करने के लिए कहा जाता है या फिर प्रिस्ट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रश्न देखे गए हैं। इनके आंसर देने के लिए हमें पहले आर्टिकल 25 और 26 को समझना होगा।
आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की फ्रीडम देता है, जिसमें क्लॉज 1 में बताया गया है कि इंडिया में रह रहे सभी व्यक्ति को रिलीजन के रिगार्डिंग अपने बिलीफ और थॉट रखने की फ्रीडम है और उन बिलीफ और थॉट के अनुसार हर इंडिविजुअल रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं और अपने बिलीफ को किसी और व्यक्ति को बताकर अपने रिलीजियस बिलीफ को प्रमोट करने का भी अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया है। लेकिन ये अधिकार लिया जा सकता है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और पार्ट 3 के अदर प्रोविजंस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। 25 क्लॉज 2 में बताया गया है कि स्टेट को आर्टिकल 25 में रोका नहीं जाएगा रिलीजियस प्रैक्टिस की इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेक्युलर एक्टिविटी को रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट करने से। और सोशल वेलफेयर के लिए अगर स्टेट चाहे तो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट को हिंदू की सभी क्लासेस यानी कि SC, ST और सेक्शंस जैसे कि जैन, सिख इत्यादि के लिए ओपन कर सकता है, यानी कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उनको खत्म कर सकता है। आर्टिकल 26 बात करता है रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की, जिसमें सभी धार्मिक मजहब को अधिकार दिया जाता है कि वो रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं। और एज ए इंस्टीट्यूट अगर मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करे तो ऐसे प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करते समय स्टेट द्वारा बनाए गए लॉज के अकॉर्डिंग करना है, यानी कि ये ध्यान रखना कि रिलीजियस मैटर को फॉलो करते समय किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन रिलीजियस मैटर में जो अदर प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है उनको मेंटेन करने के लिए स्टेट द्वारा बताए गए लॉज को फॉलो करना जरूरी है। अब देखते हैं इससे संबंधित केसेस को। पहला केस 1972 का है, शेषामल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो कि लाइन इन सक्सेशन में जो प्रिस्ट अपॉइंट होते हैं उनसे रिलेटेड है। कोर्ट ने इस केस में बताया कि सक्सेशन से प्रिस्ट बनना कोई कस्टम नहीं है, क्योंकि किसी लड़की के बर्थ होने पर यह प्रिंसिपल फेल हो जाता है और किसी व्यक्ति द्वारा प्रिस्ट बनने से मना करने पर या उस व्यक्ति द्वारा क्वालिफाई नहीं होने पर भी ये प्रिंसिपल फेल हो जाता है। इसके साथ ही कोर्ट कहती है कि लाइन इन सक्सेशन से प्रिस्ट बनना जरूरी नहीं है, क्वालिफाइड प्रिस्ट बनना जरूरी है, जिससे रिलीजियस प्रैक्टिस को वो सही रूप में फॉलो कर पाए और गॉड की डिसरेस्पेक्ट ना हो। दूसरा केस एन आदिथायन वर्सेस त्रावणकोर 2002 है, जिसमें कोर्ट ने बताया कि जरूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण ही प्रिस्ट बने, वो व्यक्ति जो कि मंत्रों, ग्रंथों इत्यादि का ज्ञाता हो और वर्शिप करने के लिए क्वालिफाई हो, वो व्यक्ति प्रिस्ट बन सकता है। तीसरा केस कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस आचार्य 2004 है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि रिलीजन के एसेंशियल प्रैक्टिस का मतलब है कि ऐसी प्रैक्टिस जो कि रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करने में फंडामेंटल हो। और आनंद मार्गी फेथ 1955 में इंट्रोड्यूस हुआ था और तांडव डांस 1966 में, इसलिए तांडव डांस फंडामेंटल प्रैक्टिस नहीं है आनंद मार्गी फेथ की। ये बताते हुए कोर्ट यहाँ अपील अलाउ कर देती है। फोर्थ केस बिजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 है, जिसे नेशनल एंथम केस भी कहा जाता है। इसमें बच्चों ने अपने रिलीजियस फेथ को फॉलो करते हुए नेशनल एंथम के समय साइलेंस रखी, लेकिन नेशनल एंथम के दौरान किसी और को डिस्टर्ब नहीं किया, यानी कि उन्होंने नेशन को रेस्पेक्ट दी, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट की दी, लेकिन अपने जो रिलीजियस फेथ है उसको फॉलो करते हुए साइलेंस रखी। इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ही राइट टू रिमेन साइलेंट भी आता है। आखिर में हम एडिड केस हिजाब बेन केस या एशस शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2022 देखते हैं, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब बेन को सही ठहराते हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूनिफॉर्म मैंडेट करने का ऑर्डर दिया, लेकिन इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ स्प्लिट ओपिनियन आया था। जस्टिस गुप्ता ने हाई कोर्ट के डिसीजन को अफर्म किया और जस्टिस धूलिया ने अपीलेंट को फेवर करते हुए कहा कि गवर्नमेंट का ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 दिया गया है और उसको डिसिप्लिन और यूनिफॉर्मिटी के आधार पर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी कंप्लीट होता है। ये जो जजमेंट था हिजाब बेन केस, ये अभी लार्जर बेंच को रिफर किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको अभी तक क्लैरिटी हुई होगी और ऐसे सेशंस के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। चलिए अब हम आखिरी क्वेश्चन जो कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हर साल देखा गया है उसको देखते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको केस लॉज के साथ बताइए, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर या 9th शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। इसके जवाब के लिए चलिए हम पहले आर्टिकल 368 को समझते हैं।
आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में मेंशन्ड है। इस आर्टिकल में क्लोज 1 बात करता है कि पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को इस आर्टिकल में बताए गए प्रोसीजर के अनुसार प्रोविजंस को रिपील या एड करके एक्सरसाइज कर सकती है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब है पार्लियामेंट की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर। आर्टिकल 368 क्लोज 2 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो सबसे पहले हमें एक बिल को इंट्रोड्यूस करना होगा। जो बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसके बाद इस बिल को दोनों हाउस से मेजोरिटी से पास किया जाएगा और अगर बिल ऐसा है जहां लेजिस्लेचर की कंसेंट जरूरी है तो सिंपल मेजोरिटी से हाफ स्टेट की लेजिस्लेचर द्वारा कंसेंट ली जाएगी। फिर प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाएगा और प्रेसिडेंट के कंसेंट देने पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा। यहाँ ध्यान रखना कि आर्टिकल 368 के अंडर 2 तरीके के अमेंडमेंट होते हैं। सबसे पहला ऐसे अमेंडमेंट जिनको पार्लियामेंट द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से पास कराया जाता है और दूसरा जिसमें सिंपल मेजोरिटी बाय हाफ स्टेट की रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड हो। चलिए आर्टिकल समझने के बाद अब हम देखते हैं केसेस को। पहला केस शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 है, जिसमें कोर्ट ने बताया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के। दूसरा केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 है, जिसमें शंकरी प्रसाद को ओवररूल किया गया था और कोर्ट ने बताया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती। फिर तीसरा केस आया केशवानंद भारती केस, जिसमें कोर्ट ने गोलकनाथ केस को ओवररूल किया और बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोपाउंड किया। इस टॉपिक में 9th शेड्यूल से रिलेटेड भी लैंडमार्क जजमेंट है IR कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, जिसमें 9th शेड्यूल को चैलेंज किया गया था, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा एड की गई लैंड रिफॉर्म और अदर लॉज को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि किसी भी प्रोविजन का 9th शेड्यूल में एड होने का मतलब था कि जुडिशियल रिव्यू से वो बाहर हो गया है। लेकिन कोर्ट ने इस केस में डिसीजन दिया कि कोई भी लॉ या अमेंडमेंट जो कि पार्ट 3 के इनकंसिस्टेंट है उसको 9th शेड्यूल में ऐड करने पर भी जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जुडिशरी की ड्यूटी है लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना। इसी के साथ हमारे 5 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर में हम आपको बता दें कि जितना हमें उम्मीद है इन क्वेश्चन से प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम गारंटी नहीं देते क्योंकि एग्जामिनर पर डिपेंड करता है आगे का। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू।